फाइन स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, कई बार आई-12 में 4 टॉपिक भी कवर करते हैं, कई बार हम लोग 3 टॉपिक भी कवर करते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, पहला जो टॉपिक है 410। देखो, सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली कई बार बोल चुका है कि गवर्नर जो है वो टिटुलर हेड है, यानी कि नॉमिनल हेड है। रियल जो हेड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। अब पंजाब में भी ये इशू आ गया। इससे पहले देखो, हम लोगों ने केरल का देखा था, तमिलनाडु का भी देखा था। जितने भी अपोजिशन लेड पार्टी है, अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। गवर्नर क्या कर रहा है, बिल को पेंडिंग कर दे रहा है। यदि हम आर्टिकल 200 देखें संविधान का, तो उसमें भी लिखा गया है कि एज सून एज पॉसिबल, और सुप्रीम कोर्ट कई बार याद दिलाता है ये चीज़ को गवर्नर को। गवर्नर कहता है ना गवर्नर को, क्योंकि वहाँ पे एज सून एज पॉसिबल लिखा गया है, तो आप कोशिश करिए जल्दी बिल को एसेंट देने का। अब एसेंट नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए जल्दी भेजो, क्योंकि जो सरकार चुना हुआ सरकार है उसका तुम एक्ट को, लेजिस्लेचर को तुम रोक दोगे तो ये बहुत ही अनइथिकल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा डेमोक्रेसी पैरालाइज हो जाएगा। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन गाइडिंग द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए संविधान में प्रोविजन था गवर्नर का, गाइड करने के लिए। गाइड का मतलब एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम का लेना पड़ता है, अपने मन से नहीं, और संविधान के दायरे में काम करना है गवर्नर को, संविधान से ऊपर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया था, तो वो डिस्क्रिशनरी का कुछ मीनिंग नहीं है जी, ये हर समय ही डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करोगे तो ये गलत चीज़ है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। 411 देखो, आखिर क्या रीजन है कि इतना सीवियर एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है दिल्ली और मुंबई में। तो आज हम लोग ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे बहुत सारा चीज़। हाँ, इससे पहले भी एडिटोरियल्स में कवर हो चुका है, इससे पहले भी डे टू डे करंट अफेयर्स में ये कवर हो चुका है, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड मुंबई। याद है ना तुम लोग को। एंड तीसरा देखो, जानते हो COP28 होने वाला है दुबई में, करेक्ट। तो ये लॉस एंड डैमेज वाला फंड का बात होगा यहाँ पे। एडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये क्या होता है क्लाइमेट को लेके, और क्लाइमेट जस्टिस का बात यदि हम करें तो एडेप्टेशन तो होना ही चाहिए, और लॉस एंड डैमेज फंड होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्री का कोई गुनाह नहीं है। जैसे देखो ना, बहुत सारे जो पैसिफिक में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, उसका क्या गुनाह है ना, बेचारा सब इंडस्ट्रियल कंट्रीज है। अब हम डेवलपिंग कंट्री देखो, भारत मुश्किल से 2 या 3% कंट्रीब्यूट किया है अभी तक। तो 1990 जानते हो कि ये जो रियो समिट जो हुआ था 92 वाला, तो उसमें बात था ना कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डेवलप कंट्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, ग्रीन हाउस एमिशन में, वही कार्बन एमिशंस में, तो ज़्यादा जिम्मेदारी वो लेना। ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्या हुआ, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी आया था, तो उसका क्या हुआ। अब देखो, यदि डेवलप कंट्री टेक्नोलॉजी नहीं देगा, डेवलप कंट्री यदि फंड नहीं देगा, तो कैसे फिर डेवलपिंग कंट्री अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, सो दैट दे कैन फाइट विद द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो कैसे अडेप्ट करें, कैसे रेजिलियंट क्रॉप्स बनाएं, कैसे फ्लड की वजह से कहीं पे त्रासदी आ रहा है, ड्रॉट की वजह से कैसे त्रासदी आ रहा है, कैसे उसको कोप करें। तो उसके लिए सब कंट्री को साथ बैठना होगा, और स्पेशली डेवलप कंट्री को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना होगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना होगा डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को। समझ गया ना। तो यही विषय हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं स्टूडेंट, 410 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये सिलेबस है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। ये हिंदू पेपर में आया था 10 नवंबर को, हाल फिलहाल का ही चीज़ है। तो चलो समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टूडेंट कि तुम फायर से खेल रहे हो। देखते हो, ये कमेंट है, गवर्नर को कहा है कि यू आर प्लेइंग विथ फायर। बड़ा बात है ना, आप आग से खेल रहे हो। इसका मतलब जो संविधान में आपको जो पावर दिया गया था उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, गलत बात है। तो इस तरह का जो टीका टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका कुछ एसेंस होता है, ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट इस तरह का वर्ड्स को यूज़ करता है। और हम जानते हैं कि जितने भी अपोजिशन रूलिंग गवर्नमेंट है, वहाँ पे टसल देखने को मिल ही रहा है, नहीं, नॉमिनल हेड और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव हेड के बीच में। तो देखो, गवर्नर को वार्न करते हुए ये कहा है कि यू आर प्लेइंग विथ फायर,
और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नर को बोला है कि जितने भी पेंडिंग बिल्स है, अरे उसको जल्दी उसमें डिसीजन लो, ठीक है। इतना दिन से पड़ा हुआ है लंबा लंबा। और हम लोगों ने क्या नहीं देखा था क्या पिछले बार ये केरल जानते हो कि 2-3 साल के अंदर ही मतलब कितना कितना बिल वहाँ पे पड़ा हुआ है, करेक्ट। तमिलनाडु का भी सिमिलर केस देखे, तेलंगाना में भी सिमिलर केस देखे हम लोग। तो देखो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि जल्दी एसेंट देखो। रियल जो पावर है स्टूडेंट, वो एक्चुअली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल के अंदर है। यानी कहने का मतलब जो चुन के गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रियल हकदार है। और गवर्नर जो है वो टिटुलर हेड है, नाम के लिए हेड है, वो नॉमिनल हेड है। गवर्नर को एड और एडवाइस के साथ काम करना चाहिए। हाँ समझ गए ना। और संविधान में डिस्क्रिप्शन दिया गया तो वो डिस्क्रिप्शन क्या समय ना होना चाहिए, वैसा टाइम होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शनरी पावर यूज़ करे। क्या वो नॉर्मल प्रोसीजर में भी डिस्क्रिप्शनरी पावर यूज़ करेगा तो वो ठीक नहीं है, वो अनइथिकल है, कहीं ना कहीं संविधान का दायरा को वो ब्रीच करता है। तो देखो वही बताया गया है कि पावर जो है डिसीजन लेने का, यानी कि इस तरह यदि मान लो कि इस तरह गवर्नर यदि बिल में पेंडिंग नहीं, मतलब बिल को इस तरह पेंडिंग में रख देगा तो कहीं ना कहीं जो लोगों का जो इच्छा और आकांक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा, क्योंकि लोग ने तो चुन के भेजा है रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिप्रेजेंटेटिव भी काम करना चाह रहा है, उसके लिए बिल पास कर रहा है ताकि वो एक्ट बन सके और लोगों का भलाई हो सके। मैं इस तरह यदि गवर्नर रोकता है तो गवर्नर बहुत ही बड़ा नहीं गलत काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्लेइंग विथ फायर कर रहा है। तो गवर्नर इज इंटेंडेड टू बी गवर्नर का काम है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन हो, आपको गवर्नमेंट को गाइड करना चाहिए, ना बल्कि गवर्नमेंट का काम को आपको ऑब्स्टेकल लगाना चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो, आखिर सबसे बड़ा देखो, ऐसे कोई भी गवर्नर तो बिल तो रोकेगा नहीं, कुछ तो रीजन, ये भी अपना रीजन दिया होगा। अब देखो इसके लिए तुमको समझना होगा, कुछ फंडामेंटल समझना होगा लेजिस्लेचर का। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे लोग। देखो एडजॉइनमेंट होता है, साइनेडाई होता है, एडजॉइनमेंट साइनेडाई भी होता है, प्रोग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी लेजिस्लेचर और किसी भी पार्लियामेंट का। बच्चे लोग सुनो, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पे सुनो अच्छे से, ये सुनोगे तभी समझ में आएगा। लिखा गया है मगर दूसरे भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे समझो। समनिंग पावर का अधिकार किसको, गवर्नर को अधिकार है, मगर गवर्नर ऐसे नहीं कर सकता है। एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समन करना मतलब बुलाना। एक सेशन में 10-15 सिटिंग होता है, ठीक है। और जानते हो कि हमारे कंट्री में कितना सेशन होता है, 3 सेशन होता है। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। तो एक सेशन में बहुत सारे सिटिंग्स होते हैं, 10 से लेकर 15 सिटिंग्स नॉर्मली होते हैं, समझ गए ना। तो ये हुआ समन करना। डिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व भी पावर तुम्हारा गवर्नर के पास ही है, बढ़िया समझना। डिजॉल्व मतलब पूरा हाउस डिजॉल्व करती है और अब फिर से इलेक्शन लड़ा जाएगा, उसको बोलते हैं डिजॉल्व करना। और जानते हो कि नॉर्मली 5 साल बाद डिजॉल्व कर दिया जाता है। और कई बार मान लो कि यदि बैटल चल रहा है, वहाँ पे कोई प्रूव नहीं कर रहा है मेजोरिटी, तो उस समय भी डिजॉल्व कर दिया जाता है। उस समय डिस्कशनरी पावर गवर्नर यूज़ कर सकता है, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं डिजॉल्व करना। डिजॉल्व मतलब पूरा हाउस को खत्म कर देना। हाउस को खत्म करने के बाद इलेक्शन फिर से लड़ा जाएगा, फिर से लोग चुन के आएंगे, फिर से काम कार्य चलेगा, तो वो डिजॉल्व पावर, समझ गए ना। एक क्या है समनिंग, और डिजॉल्व मतलब टोटल हाउस खत्म हो गया। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ एडजॉइनमेंट भी होता है। एडजॉइनमेंट देखो बोलते हैं ना, एडजॉइनमेंट फॉर 1 आवर, एडजॉइनमेंट फॉर 2 आवर, यानी कि 1 घंटा के लिए रोक दिया गया, 2 घंटा के लिए रोक दिया गया। एडजॉइनमेंट फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए रोक दिया गया। तो बहुत सारे रीजन की वजह से रोक दिया जाता है। कई बार जैसे आपका सेशन में बहुत सारा सिटिंग हो रहा है, एडजॉइनमेंट मान लो कि 1 दिन के लिए हुआ, तो उस सिटिंग में 1 दिन के लिए बंद हो गया और फिर होगा, फिर अगला दिन यानी कि नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट होगा। जैसे हम कहें कि कल एडजॉइनमेंट होगा, यानी कल नहीं होगा, फिर परसों सिटिंग हो जाएगा, सब लोग आएंगे अपना नॉर्मल काम करेंगे। एडजॉइनमेंट सैनेडाई क्या होता है, एडजॉइनमेंट सैनेडाई देखो ऐसा शब्द है, इसका मतलब सेशन क्या किए, मतलब सिटिंग क्या किए, बंद कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा वो पता नहीं है आपको, उसको बोलते हैं एडजॉइनमेंट सैनेडाई। एडजॉइनमेंट का मतलब क्या है कि आपका वो टाइम फिक्स रहता है। एडजॉइनमेंट सैनेडाई में क्या है कि आपको पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम फिर सिटिंग कब होने वाला है। बात समझे, ये एडजॉइनमेंट सैनेडाई हुआ। होप सो समझ में आ गया क्या डिफरेंस है एडजॉइनमेंट और एडजॉइनमेंट सैनेडाई में। एडजॉइनमेंट में स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। एडजॉइनमेंट सैनेडाई में इन्फिनाइट पीरियड है, पता नहीं कि नेक्स्ट सिटिंग फिर कब होगा, वो स्पीकर डिसाइड करेगा। बात समझे। अब देखो, अब होता है एक प्रोग्यू होता है। प्रोग्यू मतलब क्या है, टेम्पररी ब्रेक डाउन कर देना।
तो प्रोग्यू करने का पावर स्टूडेंट वो गवर्नर साहब को है। प्रोग्यू करने का पावर किसको है? गवर्नर को है। तो देखो गवर्नर को बहुत सारा पावर दिया गया है संविधान के दायरे में। समनिंग करना गवर्नर कर सकता है, टेम्पररी ब्रेक डाउन करना है तो उसको बोलते हैं प्रोग्यू करना, प्रोग्यू भी गवर्नर ही कर सकता है, डिजॉल्व भी गवर्नर ही कर सकता है, एडजॉइनमेंट और एडजॉइनमेंट साइनड है वो तुम्हारा स्पीकर करता है। होप तो समझ में आ गया होगा बेसिक, क्योंकि पॉलिटी हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो ये समझना तुम लोग के लिए जरूरी है। अब मामला क्या है यहाँ पे? मामला यहाँ पे ये है कि जो पंजाब का, देखो उसका भी कहना सही है, गलत नहीं है, कहना सही है, मगर उस चीज़ का ये गलत यूज़ कर रहा है गवर्नर। गवर्नर क्या बोल रहा है कि जो स्पीकर है पंजाब के, वो क्या कर रहे हैं? एडजॉर्नमेंट सैनेडाई कर रहे हैं। एडजॉर्नमेंट सैनेडाई कर रहे हैं। अब देखो एक सेशन चलता है, जैसे मान लो कि एक सेशन चल रहा है, लेट से बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन में कोई सीटिंग में उसने एडजॉर्नमेंट सैनेडाई कर दिया, और क्या कर रहा है कि बहुत एडजॉर्नमेंट सैनेडाई का मतलब है कि कब अब सीटिंग होगा वो पता ही नहीं है, और वो अचानक फिर बाद में जाकर फिर से सीटिंग को बुला रहा है, फिर से बुला रहा है वो, क्योंकि वो कभी भी बुला सकता है। तो आपका एक सीटिंग, आपका एक सेशन का चीज़ आप दूसरे सेशन में कर रहे हो, दूसरे सेशन में बुलाने का या फिर इस सेशन को खत्म करने का पावर किसको है? गवर्नर को है। मैं ये क्या कर रहा है? एडजॉर्नमेंट सैनेडाई करके और फिर कभी भी बुला ले रहा है। वो तो स्पीकर का काम नहीं है, ये गवर्नर का काम है। प्रोग्यू करना गवर्नर का काम है, डिजॉल्व करना। मैं इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो डिजॉल्व कर क्या रहा, वो डिजॉल्व कर ही नहीं रहा है, वो एडजॉर्नमेंट सैनेडाई कर रहा है, इन्फिनाइट पीरियड के लिए ब्रेक हो गया और कभी भी वो बुला रहा है। तो स्पीकर गलत कर रहा है एज पर द गवर्नर। गवर्नर की, क्योंकि समनिंग करने का पावर गवर्नर को है, चलो वो अभी भी गवर्नर ही कर रहा है। एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सैनेडाई करने का पावर स्पीकर को है, बुलाने का पावर भी स्पीकर को ही है। फिर से मैं ये क्या हो रहा है कि एडजॉर्नमेंट सैनेडाई करके दूसरे सेशन में भी वो बुलाया जा रहा है। दूसरे सेशन को समझ रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं, समनिंग करने का पावर गवर्नर को है। तो यहाँ पता नहीं चला प्रोग्यू कब हो रहा है, प्रोग्यू पता नहीं चला, प्रोग्यू करने का भी पावर गवर्नर को है। तो यहाँ पे क्लैश कर गया, सैनेडाई जो है तुम्हारा एडजॉर्नमेंट सैनेडाई और प्रोग्यू दोनों क्लैश कर गया है। तो गवर्नर बोल रहा है कि जब इस तरह का प्रैक्टिस हो रहा है तो हम नहीं देंगे बिल्कुल एसेंट, क्योंकि हमारा पावर है। उसका भी अपना सही है, मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नर कि ये तुम्हारा काम नहीं है, जनता चुन के भेजा है उसको, तुम्हारा काम है, तो उससे उसका इससे क्या रिलेशन है कि तुम क्यों बोल रहा है बिल पास नहीं करेगा? तुम्हारा काम है बिल पास करना, तुम बोले हाँ, मगर एट द सेम टाइम स्पीकर को भी फटकारा कि ऐसा मत करो, ये तुम भी गलत काम कर रहे हो। तो दोनों को भी फटकारा है, मगर गवर्नर को ज़्यादा फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल को पेंडिंग मत रखो। समझ गए ना? देखो अब यहाँ पे देखो, अब उसी को समझो यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो वाई डिड गवर्नर ऑफ पंजाब होल्ड बैक द बिल्स? क्यों? The governor of Punjab held back the bills on the ground that speaker had adjourned the budget session of the house sine die in March without prorogue, बिना प्रोग्यू किए हुए, बिना हाउस को डिजॉल्व किए हुए, मतलब टेम्पररी डिजॉल्व का मतलब होता है प्रोग्यू करना, बिना डिजॉल्व किए हुए क्या किया उसने? सैनेडाई कर दिया। बात समझ गए? तो गवर्नर, इसलिए गवर्नर बोला कि ठीक है जो भी बिल आएगा हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि ये इलीगल होगा, ये ब्रीच ऑफ प्रैक्टिस होगा, ये प्रोसीजर को ठीक से उल्लंघन नहीं, प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं किया गया एज पर विधानसभा जो रूल्स है, तो इसलिए हम नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉपर प्रोग्यू होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, और फिर खत्म होने के बाद भी समनिंग पावर फिर गवर्नर को मिलना चाहिए। तो ये सैनेडाई लगा के ना, एडजॉर्नमेंट सैनेडाई लगा के और फिर बुला ले रहा है, तो वो वहाँ पे उल्लंघन कर रहा है स्पीकर एज पर द गवर्नर। तो गवर्नर कंटेंडेड दैट इट वाज नॉट ओपन फॉर द स्पीकर टू ड्रैग द बजट सेशन इनटू द मानसून सेशन। वही बोला ना कि ये गलत चीज़ है कि स्पीकर कैसे तुम्हारा बजट सेशन का चीज़ मानसून सेशन में ले जा सकता है एडजॉर्नमेंट सैनेडाई करके। बात नहीं, ये पावर गवर्नर को है, मतलब ये करने का नहीं, प्रोग्यू करने का और फिर से हाउस को बुलाने का। स्पीकर गलत है, ठीक है। तो क्या होता है सैनेडाई और प्रोगेशन? हाँ, प्रोरोगेशन, समझ गए ना? तो देखो एडजॉइनिंग सैनेडाई का मतलब अनटिरप्शन है, और कब आएगा वो पता नहीं है आपको, यानी कि आपने एक सेशंस को या सेम सेशन में कितना दिन के लिए आप बंद किए हो आपको खुद पता नहीं है, उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट सैनेडाई। हाँ, प्रोग्रेशन का मतलब क्या कि एक सेशन को टर्मिनेट कर देना, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। एडजॉर्नमेंट सैनेडाई करके वही चीज़ फिर वो दूसरे मानसून सेशन में बुला रहा है। तो स्पीकर एडजॉर्न करता है हाउस को, नो डाउट, मगर गवर्नर प्रोग्यू करता है, गवर्नर खत्म करता है उस सेशन को। मैं यहाँ पे एक सेशन और दूसरे सेशन में जो होना चाहिए रूल्स, वो रूल्स
वायलेट कर रहा है स्पीकर एज पर द गवर्नर। मैं बार बार गवर्नर का बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वो चीज़ तुम्हारा नहीं है डायमेंशन का, यू आर टिट्यूलर हेड, अपना सीमा तक ही रहो। हम ये कहेंगे कि अब हो सकता है कि इसमें लीगलिटी और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया होगा, सही बात है ना। तो देखो गवर्नर से दैट स्पीकर हैड नो अथॉरिटी, गवर्नर क्या बोला कि स्पीकर कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो नो अथॉरिटी टू एडजर्न द हाउस सेनेडाई इन परपिचुएशन विदाउट प्रोग्यू, बिना प्रोग्यू किए हुए सेनेडाई इस तरह नहीं कर सकता है, जो नहीं कर सकता और कभी भी नहीं बुला सकता, ये बिल्कुल अधिकार नहीं है स्पीकर को एज पर द गवर्नर। तो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से इन दिस कॉन्टेक्स्ट? सुप्रीम कोर्ट, देखो ये तो बहुत लीगल इश्यू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्पीकर है वो गार्जियन है, कोई भी प्रिविलेज ऑफ हाउस और कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है, संविधान ने उसको रिकॉग्नाइज किया इसलिए वो स्पीकर है, वही गार्जियन है। बात समझे ना, जो हाउस को रिप्रेजेंट करता है और उसका पूरा अधिकार है सेनेडाई करने का, उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकता है, समझ गए ना। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये राइट है ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का, कि वो अपना खुद ही रहेगा, अपना प्रोसीडिंग खुद ही करेगा, वो तुम कोई नहीं होता बोलने वाला, क्योंकि चार दीवारी के अंदर होने वाला चीज़ वो उसका है, इट इज़ नॉट योर जुरिस्डिक्शन। मगर कहीं ना कहीं गवर्नर का भी मानना सही है, तुम यदि लीगलिटी के देखोगे। मगर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा इस बात को कि तुम केस के इतना पेंडिंग क्यों रख दिया बिल, इतना तुम पेंडिंग बिल को रख देगा तो दिक्कत होगा गवर्नेंस में। तो इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या चीज़ निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। देखो अब यहाँ पे समझो कि द कन्वीनिंग ऑफ द हाउस ऑन जून 19 और 20 को हुआ, ये पूरा विधानसभा के रूल्स के हिसाब से ही है। एनी अटेम्प्ट टू कास्ट डाउट्स ऑन द सेशन ऑफ लेजिस्लेचर वुड बी फ्रॉट विद द ग्रेव पेरिल टू, यानी कोई भी तरह का बात हो तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए खराब चीज़ है। यदि ठीक से विधानसभा काम नहीं कर रहा है तो ये पेरिल होगा डेमोक्रेसी के लिए, बहुत खतरनाक होगा डेमोक्रेसी के लिए। बेंच ने यह भी कहा है कि ए हाउस वॉज गवर्न बाय अ डिसीजन, यानी कि जो भी स्पीकर डिसीजन लेंगे एडजर्नमेंट के ऊपर वही चीज़ होगा। इट वुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर गवर्नर टू क्वेश्चन हाउ, ये संविधान के दायरे में सही नहीं होगा गवर्नर की पूछे कि स्पीकर कौन से हैसियत से अपना काम कर रहा है। अरे भाई स्पीकर का काम ही है, और स्पीकर का जो भी जुरिस्डिक्शन है वो तुम्हारा वहीं तक है, उसके अंदर है, वो वही काम कर रहा है। हाँ मैं यहाँ पे देख सकते हो कोर्ट सेट द गवर्नर कुड, या तो तुम जल्दी से बिल को एसेंट दे दो, या जो विथ होल्ड करके दे किए हो, या तो फिर तुम प्रेसिडेंट को भेज दो, क्योंकि आर्टिकल 200 के हिसाब से क्या है आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। एक तो एसेंट कर दो, बिल एक्ट बन जाएगा, या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दो, करेक्ट, रिकन्सिडरेशन भेज दो, या प्रेसिडेंट को भेज दो, करेक्ट। तो वही बोला गया कि या तो तुमको यदि लगता है कि वो ग्रेवियस मैटर है तो प्रेसिडेंट को भेज दो वो चीज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे, हाउ कैन यू सीट इन जजमेंट, कैसे तुम ये बोल सकते हो कि सेशन प्रोग्यू हुआ है नहीं हुआ और उसके बेसिस पे तुम बिल में एसेंट नहीं दे रहे हो, हाउ कैन यू डू इट? गलत बात, यू आर प्लेइंग विद द फायर। बात समझ गए ना। हाँ मगर देखो कोर्ट ने ओरली स्पीकर को ही बोला है कि तुम भी सावधान हो जाओ कि एडजॉर्नेंस सेशन एक्ट कैनॉट बी यूटिलाइज। ऐसे नहीं है कि तुम परपेचुअल सेशन में तुम कैसे यूज़ कर सकता है उस चीज़ को, यानी कि तुमको भी ढंग से यूज़ करना चाहिए सेनेडाई को। अब सेनेडाई तुम कर दिया और तुमको दूसरे सेशन में बुला रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखो उसको ही फटकारा है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं किया है, मैं ज़्यादा तुम्हारा गवर्नर के ऊपर गया है, क्योंकि जो भी है तो स्पीकर का हैसियत से ने किया है, वो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, भले उसे भूल हो गया हो। मगर जो गवर्नर यहाँ पे बिल पेंडिंग रखा है ये ज़्यादा ग्रेवियस मैटर है एज पर द सुप्रीम कोर्ट, और ये मैटर बार बार जा रहा है, देख रहे हो ना। होप तो समझ में आ गया होगा लीगलिटी तुम लोग को अंदर का, और जो बच्चे लोग जो पॉलिटी करके बैठा है उसको तो 100% समझ में आ जाना चाहिए। देखो 411 GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 2 नवंबर को। देखो मामला क्या है, देखो बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा ये PM 2.5 जानते हो, पार्टिकुलर मैटर 2.5। मैंने हमेशा कहा है कि जो ह्यूमन जो हेयर है उससे भी कई गुना, उससे भी 1/70th 1/80th इतना छोटा होता है। हाँ जैसे मान लो कि हमारा जो हेयर है, हाँ हमारा हेयर का जो थिकनेस होगा वो मुश्किल से कितना होगा, 20-30 होगा ये तुम्हारा, ठीक है, ऐसे कुछ माइक्रोन होगा। उसके कंपेयर में वो उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा है। यही कारण है कि PM 2 तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जब हम इनहेल करते हैं। तो देखो एक रिसर्च हुआ था, आई फॉरेस्ट ने रिसर्च किया, ठीक है, संस्था है। इसमें बताया गया कि भारत एनुअली 5.2 मिलियन टन्स PM 2.5 को
प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा है ना। 5.2 यानी कि लगभग 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है सालाना। और मैं लैंड और कंस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जोड़ेंगे तो और ज़्यादा है। वो छोड़ के देखो ग्रामीण क्षेत्र में ना बायोमास बहुत जलाया जाता है, लकड़ी वगैरह जलाया जाता है, जरना वगैरह, जरना जानते हो ना, जो चुन के जो बनाया जाता है, गोईठा जलाया जाता है, गोईठा से PM 2 सब निकलता है, समझे, कावड़ंग सबसे। तो 82% बायोमास वही हो रहा है, बायोमास बर्निंग की वजह से हो रहा है इसमें, और कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। तो देखो 5.2 मिलियन टन यदि निकल रहा है प्रत्येक साल, उसमें लगभग 80% तुम्हारा बायोमास बर्निंग से हो रहा है, यानी कि रूरल इंडिया ज़्यादा जिम्मेदार है, ग्रामीण क्षेत्र। अब इसलिए लिखा गया कि बायोमास बर्निंग ये लीडिंग कॉज है PM 2.5 इमिशंस का भारत में। अब यहाँ पे क्या क्या रीजन है देखो, तो रीजन क्या है, विथ रेसिडेंशियल बर्निंग, घर में जलाया जा रहा है ना, खाना बनाने के लिए जलाया जा रहा है। अब देखो जितना ठंडा पड़ेगा उतना जलाएगा लोग, हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी वार्म के लिए भी करते हैं। और जैसे मान लो पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने के लिए भी कर रहे हैं। तो अब देखो इंडस्ट्री में, देखो इंडस्ट्री तो ये सब चीज़ में ज़्यादा बेटर है, मानते हो कि इंडस्ट्री में थर्मल पावर प्लांट से भी निकलता है PM 2, वैक्यूलर एग्जॉस्ट से भी निकलता है, मगर जो इंडस्ट्री से निकलेगा तो उसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ इंडस्ट्री फिल्टर भी कर देता है, मैं यहाँ कोई फिल्टर वाला चीज़ नहीं है, तो ये और डेंजरस है, बायोमास बर्निंग और डेंजरस है। तो वही बोला गया कि देखो कि बायोमास बर्निंग लीडिंग कॉज है हमारे भारत में फॉर PM 2.5 इमिशन, विथ रेसिडेंशियल फ्यूल, घर में यूज़ किया जा रहा है फ्यूल के रूप में, एंड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू। देखो एग्रीकल्चर रेसिड्यू वही स्टेबल बर्निंग, इसके वजह से हाफ ऑफ द इमिशन हो रहे हैं। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, इसके वजह से देख सकते हो। देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो इमिशन जो हो रहा है बायोमास से वो अनफिल्टर्ड है, अनलाइक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है कि फिल्टर लग जाता है, इंडस्ट्री में फिल्टर लग जाता है तो काफ़ी हद तक बहुत सारा चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाता है इंडस्ट्री में, बट यहाँ पे जो भी है इमिशन वो अनफिल्टर्ड है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, बायोमास कुक स्टॉप्स जो आप जलाते हो, ओपन बर्निंग कर देते हो फील्ड में, ये सब रीजन है जिसके वजह से एयर में लगातार गंदगी PM 2.5 मिलते चला गया है, इसलिए सबसे बड़ा समस्या है, और इसका रूरल इंडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आगे देखो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट एमिनेटेड फ्रॉम दिस सर्वे से क्या क्या निकल के आया है, देखो लिखा गया है ना, देखो इसलिए जो मेजर कल्पिट्स है वो बायोमास कुकिंग पर्पस के लिए होता है, और दूसरा इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे देख सकते हो बायोमास मतलब वही फायरवुड, वही जरना जिसको बोलते हैं हम लोग, डंक केक हो गया, एग्रो रेसिड्यूज हो गया, वही स्टबल हो गया, और चारकोल हो गया, ये सब यूज़ किए जाते हैं। देखो कितना 50 करोड़ आदमी यूज़ कर रहा है ये ग्रामीण क्षेत्र में, तो और लगभग इससे 40% कंट्रीब्यूशन हो रहा है। वहाँ मैं बात कर रहा हूँ 2/3 देखो इंडियन हाउस होल्ड इसमें, जिसमें 86 करोड़ लोग आएंगे रूरल और अर्बन एरियाज में, पूरा बायोमास पे टिके हुए हीटिंग के लिए, यानी कि आपको गर्म पानी चाहिए हीटिंग के लिए या गर्म पानी नहाने के लिए, जैसे नॉर्थ इंडिया में देखते हो तो लगभग 86 करोड़ लोग बायोमास को बर्न कर रहे हैं, सब कुछ 2/3 समझ गए ना, 2/3 ऑफ, यानी कि टोटल जो कितना होगा 2/3 करोगे तो 86 करोड़ हो जाएगा। 140 करोड़ आबादी में 2/3 करोगे तो 86 करोड़ के आसपास होगा। तो इतने लोग बायोमास पे टिके हुए हीटिंग के लिए, तो कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, अबाउट 100 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। देखो प्रत्येक साल हमारे कंट्री में लगभग 100 मिलियन टन्स का क्रॉप रेसिड्यू को जलाया जाता है। तो पंजाब में भी देख सकते हो, उसका हर जगह ही तुमको दिखेगा नवंबर के टाइम में। ओवरऑल क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग कंट्रीब्यूट, देखो अब क्रॉप रेसिड्यू के जलाने की वजह से लगभग 7% कंट्रीब्यूट हो रहा है, और उतना ही तुम्हारा इंडिया में जो व्हीकल से भी निकलता है, वैक्यूलर एग्जॉस्ट से निकलता है PM 2.5, तो वहाँ से भी निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आई फॉरेस्ट सर्वे में ये एक तरह से आई ओपनर है, हम काम कहाँ कर रहे हैं, हो कहाँ रहा है एक्चुअल में। हर समय हम इंडस्ट्री को डांट रहे होते हैं, हर समय हम कहते हैं कि डीजल वाला चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, पेट्रोल वाला को यूज़ करेंगे। तो भाई वो तुम्हारा व्हीकल्स कितना 7% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री तुम्हारा कितना व्हीकल तुम्हारा 7% कर रहा है, और तुम्हारा जो क्रॉप रेसिड्यू वो भी 7% कर रहा है। ज़्यादातर तो तुम्हारा बायोमास के वजह से हो रहा है, चाहे वो कुकिंग पर्पज़ के लिए हो, चाहे तुम्हारा ये हीटिंग पर्पज़ के लिए हो। तो दोनों को जोड़ दोगे तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा है इसमें, बात समझो, ये 80% हो जाएगा दोनों जोड़ोगे तो। आगे देखो, तो इंडस्ट्रीज आर द सेकेंड, इंडस्ट्री सेकेंड है,
ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ और कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है, ये 30%, सॉरी मैंने 80% बोल दिया, वो 50%। देखो फर्स्ट देखो बायोमास देखो, ऊपर जाकर फिर से फिगर देखो, वो 838 है, प्लस उसमें लगभग 10 जोड़ दो तो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है बायोमास, 29% यानी कि लगभग 30% मान के चलो, तो 30% तुम्हारा इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, जैसे देखो ब्रिक किल्स हुआ, मेटल्स हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं कर रहा है, बट इसके लिए हमें स्ट्रिंजेंट ओवरसाइट करना चाहिए, इसके लिए हमें वहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए। पावर सेक्टर देखो 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है PM 2.0 में इलेक्ट्रिसिटी, एंड 60% ऑफ पावर प्लांट स्टिल फेल। बताओ 60% जो पावर प्लांट है वो स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहा है। एक कारण है कि तुम्हारा उसके वजह से भी लगभग 6-7% तुम्हारा निकल रहा है PM 2.5, और व्हीकल की वजह से 7% निकल रहा है। तो सबको जोड़ोगे तो पता चल जाएगा कितना है, 100%। हाँ, तो सब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, बायोमास बर्निंग, कुकिंग और हीटिंग दोनों लगभग 50%, 45 to 50%। उसके बाद क्या आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, समझ गए, लगभग 30%। समझ में आ रहा है तुम लोग को ना। हाँ, वैक्यूलर एग्जॉस्ट कितना है, 7% है, स्टबल बर्निंग 7% है, पावर सेक्टर 8% है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो हो गया तुम्हारा ओवरऑल। अब थोड़ा दिल्ली का बात कर लेते हैं, NCR रीजन का बात कर लेते हैं। जो एयर पोल्यूशन जो नेशनल कैपिटल में है, NCR रीजन में है, इसको तुम एक नज़र से नहीं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट इसमें छुपा हुआ है, समझे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ छुपा हुआ है। एक तो देखो स्टबल बर्निंग पंजाब में हो रहा है ना, तो उसके वजह से जानते हो स्टबल बर्निंग से केवल PM 2.5 ही नहीं, और भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अच्छा, जानते हो ना कि बॉडी में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आए, बहुत पॉइजनस होता है, तो हमारा जो हेमोग्लोबिन का जो काम है वो पूरा स्टॉप हो जाता है। यानी कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है, RBC में हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हेमोग्लोबिन का वो खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक चीज़ है। VOC देखो, है ना, VOC बताए थे ना, गैसोलीन सब जलाओगे तो VOC सब निकलता है ना, और कार्सिजेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब है, ये तुम्हारा स्टबल बर्निंग के साथ ये सब भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, मिक्स हो जाता है सब। और इंडो गैंजेटिक देखो जो लोकेशन है वो पूरा फंसा हुआ हिमालय और विंध्यास के बीच में, इसको बोलते हैं वैली इफेक्ट। इसलिए तुम्हारा यहाँ से जो हवा वगैरह वो ठीक से बह नहीं पाता, वो ट्रैप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन बताए थे ना, कि जो नीचे का जो रीजन है, अर्थ से जो सटा हुआ लेयर है वो कोल्ड है, और ऊपर में जो कोल्ड ईयर के बाद ऊपर वार्म ईयर है, तो पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि पॉल्यूटेंट, जैसे मान लो कि अर्थ का जो सबसे नज़दीक लेयर है, यदि वो वार्म हो तो जो पॉल्यूटेंट है, क्योंकि वार्म एयर का काम है वो राइज होना, वार्म एयर कन्वेंशनल करंट देखोगे, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, जो पूरा ऊपर चला जाएगा तो पॉल्यूटेंट उड़ के चला जाता, या फिर वही गर्म हवा ऊपर जाके बादल बनता, फिर वर्षा होता, ख़त्म हो जाता। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कोल्ड ईयर है, कोल्ड ईयर में ट्रैप हो जाता है, और ऊपर में वार्म ईयर है, तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन होना। और टेम्परेचर इन्वर्जन जितना होगा उतना ही पॉल्यूटेंट तुम्हारा कोल्ड ईयर में ट्रैप हो जाएगा। तो एक समस्या सबसे बड़ा यही है, और पॉल्यूशन यहाँ दब के रह जाता है तुम्हारा लोअर एटमॉस्फेयर में, समझ गए ना, वही सब चीज़ बताया गया, वहाँ पे ठीक से पढ़ लेना। और देखो इंडस गंगा में ना, जो वही है जो गैंजेटिक प्लेन है, इसमें क्या है कि बहुत सारे एलुवियल डिपोजिट है, सही बात है ना, एलुवियल सेल है ना, तो इसका जो अनकॉन्सोनेटेड पार्टिकल्स ये भी उड़ जाता है, और उड़ता है यानी कि जो टुकड़ी में, जो समझ रहे हो ना, जो हवा बहेगा तो बहुत सारा इसका जो है ना सैंड पार्टिकल सब उड़ जाता है, तो ये भी देखो विंड ब्लोन डस्ट के रूप में आता है, ये भी फिर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और दिल्ली जानते हो, दिल्ली में तुम्हारा क्या है कि हाई वैक्यूलर डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे व्हीकल सब चलता है, तो ये भी एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। दिल्ली NCR रीजन देखो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी एक रीजन है PM 2.5 के लिए। और देखो क्रैकर्स को बैन किया गया, उसके बावजूद भी तो जानते हो कि दिवाली के एक दिन के बाद क्या मंजर होगा वहाँ पे ना, इस बार देखे थे ना अपने सिटी में भी क्या स्थिति हुआ था, तो बात समझ गए ना। और दूसरी बात ये है कि देखो डिस्पाइट डस्ट स्टॉर्म, आप देखो समटाइम डस्ट स्टॉर्म वेस्ट एशिया से भी, वही मिडल ईस्ट से भी तुम्हारा डस्ट स्टॉर्म्स लेके आता है, वो कंडीशन को और ख़राब कर देता है, क्योंकि जानते हो कि जो ये क्लाइमेट चेंज है न्यू नॉर्मल है, मिडल ईस्ट में भी डस्ट सैंड आता है कि नहीं आता वहाँ से, वो और कंडीशन ख़राब कर देगा। तो वही टेम्परेचर इन्वर्जन का बताया गया, जो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। ये तो हो गया इसका, दिल्ली का हो गया, समझ गए ना, दिल्ली का बता दिया ना जोग्राफिकल रीजन सब। अब थोड़ा मुंबई का देखते, देखो मुंबई तो पहले बहुत खुश रहता था कि भाई हमारा तो सी ब्रिज है, हवा बहता है, वहाँ से पोल्यूशन गायब कर देगा, मैं ऐसा हो ना सका।
इसलिए नहीं हो सका कि वो जानते हो कि आर्टिक सर्कल बहुत ज़्यादा तप रहा है दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा जो तप रहा है वो आर्टिक सर्कल तप रहा है। आर्टिक सर्कल के बाद जो सबसे ज़्यादा तप रहा है वो तुम्हारा मेडिटेरियन सी तप रहा है। मेडिटेरियन सी मतलब मिडल ईस्ट आ जाएगा उस तरफ। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है अब वो भी तप रहा है। और हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में अरेबियन सी ये भी बहुत ज़्यादा तप रहा है। हाँ, ये तप रहा है तभी तो इंडियन डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट आया है वहाँ पे। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा वो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो लो प्रेशर एरिया हमेशा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो तुम्हारा हवा नहीं बहता, उधर से आता है, ये ट्रैप हो जाएगा, खिंचा जाएगा। देखो वही सब चीज़ दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से जो ड्राई डेजर्ट है मिडल ईस्ट में, मेडिटेरियन सी में, वो तुम्हारा सरफेस हीट लूज नहीं कर पाता है, समझे, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और ये रीजन भी मेडिटेरियन सी और तुम्हारा जो मिडल ईस्ट है ये भी बहुत तेज से तप रहा है आफ्टर आर्टिक सर्कल, बताया ना। ये हो गया, ये हीटिंग के वजह से। और जो भी लो हीटिंग का मतलब क्या, हमेशा लो लेवल प्रेशर बन जाएगा वहाँ पे। इसके वजह से जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स है उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जानते हो कि विंड कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। और ये स्प्रिंग के टाइम में हो रहा होता है। और हम जानते हैं तो नॉर्दर्न अरेबियन सी भी तुम्हारा वार्म हो रहा है वहाँ पे, नॉर्दर्न अरेबियन सी वो वाला पोर्शन। और यही कारण तो है कि तुमको अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलता है। पहले बे ऑफ बंगाल ज़्यादा तपता था, अभी अरेबियन सी ज़्यादा तप रहा है। समझ गए, ये फिगर दिया गया है, समझ लेना। तो डेडली कॉम्बिनेशन, देखो यही बोला कि जो कॉम्बिनेशन है हीट का, ह्यूमिडिटी का, एयर पोल्यूशन का, यही मुंबई को पूरा बर्बाद कर रहा है। देखो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया वहाँ पे, जो कि आमतौर पे नहीं होता है, समझे ना, आमतौर पे नहीं होता है वो। तो देखो इसके सरफेस ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया वहाँ का, ठीक है। इसलिए अनकंफर्टेबल हीट इवेंट्स हो रहे हैं अक्टूबर के टाइम में। जहाँ पहले लगता था कि सी ब्रिज आएगा, हवा आएगा, उड़ा के ले जाएगा, वहाँ पे ट्रैप हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू नॉर्मल, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी जो है वो ज़्यादा तप रहा है। यदि नहीं तपता ये तो ये यहाँ से हवा निकल के चला जाता, मैं चूँकि तप रहा है तो ये ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे, तो रह जाएगा ये हाँ, ये अट्रैक्ट करता है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो 412 जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 9 नवंबर को। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो मिटिगेशन, एडाप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज, ये 3 अलग अलग चीज़ है। पहले तो हम लोग मिटिगेशन समझते हैं। मिटिगेशन का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसे थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट को हम कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, डेट्स कॉल्ड मिटिगेशन। कैसे ग्रीन हाउस गैस घटाए, डेट्स कॉल्ड मिटिगेशन। कैसे ग्रीन हाउस गैस घटाओगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करके, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करके, करेक्ट, विंड एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड करके, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। एडाप्टेशन क्या है, एडाप्टेशन का मतलब क्लाइमेट चेंज अब न्यू नॉर्मल हो चुका है सबके लिए, अब है, आपको मानना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे अडॉप्ट करोगे अपने आप को, डेट्स कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि किस तरह का सीड होना चाहिए एग्रीकल्चर में, किस तरह का रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डेट्स कॉल्ड एडाप्टेशन। और हम जानते हैं कि जो फंड अवेलेबल है वर्ल्ड में वो ज़्यादातर मिटिगेशन में जा रहा होता है। सब बोलता है ना कार्बन वाला वो बेचेंगे मार्केट में, कार्बन क्रेडिट बेचेंगे, सब तो मिटिगेशन में ही हो रहा है। तो हर समय ही जब कॉन्फ्रेंस होता है, कॉप का मीटिंग होता है, तो हर समय ही बात होता है कि भाई ठीक है मिटिगेशन के लिए तो आ रहा है, व्हाट अबाउट द एडाप्टेशन, क्योंकि एडाप्टेशन खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ मतलब ज़्यादा कंसर्न वाला चीज़ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज न्यू नॉर्मल हो चुका है। तो कैसे हम उसको अडॉप्ट करें, कैसे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कैसे सीड डेवलप करें, है ना, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी क्लाइमेट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है। आप देखो मानसून में ही देखो ना, मानसून कहने को तुम्हारा इस बार हुआ कि लगभग नॉर्मल हो गया, बिलो नॉर्मल रहा इस बार। मगर जान रहे हो ना, कहीं वर्षा बहुत हो रहा है, कहीं वर्षा हो ही नहीं रहा है, किसी मंथ बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है, किसी मंथ हो ही नहीं रहा है। तो ये इरेटिक रेनफॉल ना है जी, ये रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ, कर्नाटका में दिक्कत हुआ, बहुत सारी जगह पे दिक्कत हुआ इस बार। तो ऐसे केस में एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लो कि बिहार में वर्षा नहीं हुआ तो कैसे यहाँ के लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ का जो सीड वगैरह होगा वो ऐसा सीड लगाओ कि जो तुम्हारा ड्रॉट कंडीशन में भी सह सके, एक्सट्रीम इवेंट में भी, क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट में भी वो सह सके, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। एंड लॉस एंड डैमेज क्या है, लॉस एंड डैमेज जो हो चुका है, आदमी का कैजुअलिटी हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है, फ्लड आ चुका है,
उसके लिए कितना पैसा है, ताकि चला गया वो तो चला ही गया, थोड़ा सा कंपनसेट कर लिया जाए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड। हो तो समझ में आ गया होगा। देखो एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्स करें, समझ गए ना, कैसे क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंज को हम सहे, किस तरह का हमारा चॉइस होना चाहिए, किस तरह का हमारा सीट का चॉइस होना चाहिए, किस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का चॉइस होना चाहिए, वो सब एडेप्टेशन है। लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है, हाँ, उसको कैसे हम पैसा से कैसे उसको हम थोड़ा ठीक करें, कंपनसिएट करें। बात समझ गए ना। देखो वही एक लॉस एंड डैमेज फंड में क्या क्या आएगा, देखो इकोनॉमिक लॉस, ह्यूमन कैजुअलिटी जो हुआ है, इकोसिस्टम में जो डिग्रेडेशन हुआ है, कल्चर हेरिटेज में जो प्रॉब्लम हुआ, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए लॉस एंड डैमेज का बात किया गया है। बात समझ गए ना। देखो अब तुम जानते हो कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंट्रीज सब इतना ज़्यादा कार्बन इमिशन किया है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है अभी तक, और ये ज़्यादा जो असर पड़ा है वो गरीब कंट्री को असर पड़ा है, और जो बेचारे स्मॉल आइलैंड कंट्री वो तो बेचारा कभी इंडस्ट्रियल कंट्री रहा ही नहीं, तो वो भुगत रहा है इस चीज़ को। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो यूरोप है, हाँ, और ये यूएसए सब है, डेवलप्ड कंट्री सब है, समझिए ना। आगे देखो ये लॉस एंड डैमेज फंड का बात कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो याद करो 2013 को जब वार्सो का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, वार्सो मतलब वही पोलैंड का जो कैपिटल है, 19th कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी को बोलते COP 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पोलैंड में 2013 में हुआ था। तब वहाँ मेंबर ने बोला था कि यस एक लॉस एंड डैमेज फंड भी होना चाहिए। देखो सिविल सर्विस में ये पूछता है, ठीक है, इस तरह का लॉस एंड डैमेज पहले कहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या पेरिस एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट से नहीं, वार्सो पैक्ट में ही बात हुआ था, वार्सो में ही हुआ था ये। नंबर 1 इसमें कहा गया था कि हम फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, समझ गए, जिसके जहाँ पे लॉस एंड डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। COP 25 जो कि सेंटियागो हुआ था उसमें, ठीक है, इसमें देखो क्या बोला गया, हाँ ग्लासगो में जो हुआ था COP, हाँ ऐसे ही कुछ होगा, तो सेंटियागो नेटवर्क, वहाँ पे एक नेटवर्क बनाया गया था उसके लिए, लॉस एंड डैमेज के लिए बनाया गया था, मगर कंट्रीज ने कोई कमिटी नहीं किया कि हम कितना फंड देंगे। फिर ये बात देखो ग्लासगो में नहीं हुआ, तो सेंटियागो में हुआ था, अर्जेंटीना में, सॉरी, COP 25 अर्जेंटीना में हुआ था। COP 26 देखो ये ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पे देखो लॉस एंड डैमेज के लिए तुम्हारा डायलॉग रखने का बात था, उसमें फाइनेंस करने का बात था। और देखो थैंक्स COP 27 जो कि तुम्हारा नवंबर 2012 को हुआ था, 22 को हुआ था, इसमें एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाने का बात किया गया था, और वो बना कमेटी, और एक कमेटी डिसाइड करेगा किस तरह ये लॉस एंड डैमेज फंड मैकेनिज्म वर्क करेगा, समझ गए ना। और ये देखो COP 28 में भी इस पे बात होने वाला है, COP 28 जो दुबई में होगा, हाँ दुबई में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रिफ्ट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, देखो दोनों के बीच में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहा गया कि वर्ल्ड बैंक ही तुम्हारा क्या ये चलाएगा इस फंड को, तो डेवलपिंग कंट्री बोल रहा है कि नहीं वर्ल्ड बैंक क्यों चलाएगा ये, इसके लिए एक अलग बैंक होना चाहिए, इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये जो कमिटी बना है बच्चे लोग ऊपर, ट्रांजिशनल जो कमिटी बना है, वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड बैंक होगा या नहीं होगा। और उसने डिसाइड किया है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा फंड कैसे फंड को मैनेज किया जाए, क्या वर्ल्ड बैंक मैनेज करेगा, तो डेवलपिंग कंट्री का मानना है कि नहीं एक डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पूरा इंडस्ट्रियल कंट्रीज का उसमें वो कंट्री वो है, वो होल्ड है। दूसरा है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 1992 में रियो समिट में निकल के आया था। आखिर आज जो स्थिति हो रहा है क्लाइमेट चेंज, इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, इंडस्ट्रियल कंट्री, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना चाहिए, और डेवलपिंग कंट्री तो बेचारा कुछ उसका कोई गलती ही नहीं है। एंड तीसरा चीज़ है क्लाइमेट रिपरेशन, यानी कि जो क्लाइमेट में किसी को नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेट करना। और डेवलपिंग नेशन, अब देखो डेवलपिंग नेशन के आर में चाइना बच रहा है, और जबकि चाइना भी अभी मेजर पोल्यूटर है, तो डेवलपिंग नेशंस का भी अलग अलग चीज़ होना चाहिए। जैसे इंडिया को तुम चाइना के साथ बराबर नहीं कर सकते, जबकि दोनों ही कंट्री डेवलपिंग कंट्री हैं, तो डेवलपिंग कंट्री में भी कैटेगरी होना चाहिए। जैसे इंडिया ने क्या बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल 2070 तक हो जाएगा, लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो बहुत सारे कंट्री ने 45 तक भी बोला है, 50 तक भी बोला है, मगर चाइना देखो, चाइना नहीं बोला कि 50-45 ऐसे कुछ बोला है, मगर चाइना ज़्यादा गुनहगार है, तो उसको भी डेवलपिंग कंट्री बोल के उसको भी छूट दोगे तो नहीं चलेगा। डेवलपिंग कंट्री भी सब अलग अलग स्टेज से दौड़ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको सॉर्ट आउट करना होगा। अब देखो कुछ हेडवे हुआ, कुछ काम हुआ है थैंक्स टू दैट कमिटी, जो कमिटी बताए थे ना, जो कमिटी बना था, उस कमिटी ने बोला कि वर्ल्ड बैंक आपका इंटरमीडिएट पीरियड के लिए 4 साल के लिए रहेगा। अभी से लेकर 4 साल तक वर्ल्ड बैंक ही फंड मैकेनिज्म को देखेगा,
हाँ, एक अलग से इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी होगा, एक हेडक्वार्टर अलग से होगा। हाँ, 4 साल के बाद ये फंड को मैनेज करने वाला कोई दूसरा संस्था हो जाएगा। तो चलो बीच का सोल्यूशन लेके आया है ये, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा देखो, डेवलप्ड नेशंस हुआ, जैसे यूएस हो गया। बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स तो ठीक से कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, बोला नॉन कमिटल, वो बोला कि हम कमिट ही नहीं किया उसने। कायदे से यूएस आगे बढ़ेगा तभी बाकी कंट्री आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूएस अभी भी जानते हो सबसे बड़ा लीडर है। तो यूएस तो तुम्हारा नॉन कमिटल है, वो कितना डोनर बनेगा, कितना देगा तुम्हारा सीबीडीआर के लिए, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो तय ही नहीं है अभी तक। तो और इसमें जो डेवलप कंट्रीज का जो सपोर्ट है वो भी वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या, वो करेगा या नहीं करेगा, यही ना हुआ मतलब। तो करेंट ड्राफ्ट सिंपली आर्ग्यूज एंड इनवाइट्स डेवलप्ड नेशन टू प्रोवाइड, ये जो भी अभी बना है, अभी जो बना है, जो कमिटी ने बनाया है, इसमें यही बात क्या है कि डेवलप नेशन आए और वो पैसा प्रोवाइड करे डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। अब तो मगर देखो कमिटमेंट तो है ही नहीं वहाँ से। तो लॉस एंड डैमेज शुड बी व्यूड एज देखो लॉस एंड डैमेज वाला जो फंड है ना, उसको क्लाइमेट जस्टिस के रूप में देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि अत्याचार हुआ है स्मॉल आइलैंड के साथ, डेवलपिंग नेशन के साथ अत्याचार हुआ है। ये लोग पहले ही अपना कार्बन स्पेस को यूज़ कर चुका है। अब बारी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अब बारी है तुम्हारी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए, वो भी फले फूले। तो इसलिए लॉस एंड डैमेज वाला फंड तो होना ही चाहिए। और यदि हम ये कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट जस्टिस भी कर रहे हैं, यही बोला गया है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तो होना ही चाहिए एडेप्टेशन और तुम्हारा ये लॉस एंड डैमेज फंड। बात समझ गया ना। लॉसेस एंड डैमेजेस आर इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जो अब न्यू नॉर्मल हो चुका है क्लाइमेट चेंज, उसमें लॉस एंड डैमेज को लेकर तो वो तो होगा ही होगा, उसके लिए फंड होना ही चाहिए। बात समझ गया ना। यही बात देखो, अब लॉस एंड डैमेज फंड इसलिए भी होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत क्षति हो गया है। वल्नरेबल वाले कंट्रीज होंगे, उसको कुछ राहत तो मिलना चाहिए ताकि वो ठीक से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, इस पे काम कर सके वो लोग भी बेचारे लोग काम कर। मगर हाँ, डेवलप कंट्री को अपना वो 1992 का जो रियो समिट से जो निकला था नारा CBDR, कॉमन बट डिफरेंस, उसको काम करना चाहिए। इससे पहले भी ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, वो भी ठीक से डिस्पैच नहीं किया गया डेवलपिंग कंट्रीज को, तो प्रॉब्लम है वहाँ पे भी। तो इसलिए डेवलप कंट्री ये ना सोचे कि हम उद्धार कर रहे हैं। ये क्लाइमेट जस्टिस के लिए डेवलप कंट्री को आगे आना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा और नेसेसरी पैसा प्रोवाइड करना होगा। दैट्स इट।